दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 22वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम एक कदम और आगे चलेंगे और अब हम जो कोलिजन हमारा जो हमने समझे हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इन जनरल इनइलास्टिक कोलिजन, उसको हम एक डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से एनालाइज करेंगे। और ये जो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम है ये है हमारी सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। अब ये कई बार चीजों को आसान कर देती है। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, अब इससे कई बार हमारा एनालिसिस आसान हो जाता है। तो इसको जरा समझते हैं कि इसमें क्या खास बात है। तो सोचिए मेरे पास दो मासेस हैं, एक m1 है और एक m2 है, और दोनों की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो वेलोसिटी हमें पता है। ये है v1 और ये है मान लीजिए v2। ये हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये हमारा एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है। इधर मेरे i कैप डायरेक्शन है, इधर j कैप डायरेक्शन है, और ये हमारा O पॉइंट है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोमेंटम जो आएगा पार्टिकल 1 का वो होगा m1 v1, और पार्टिकल 2 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m2 v2। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, याद रखिएगा। तो अगर मैं टोटल मोमेंटम की बात करूंगा तो टोटल मोमेंटम जो बनेगा वो आपका P बन जाएगा, और उसको मैं P1 प्लस P2 लिख देता हूं। ये ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका टोटल मोमेंटम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो वो क्या बनेगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। बट अगर मुझे सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी से वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो भी आगे जा रही होगी। और क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी भी मेरी कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब इसको आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से बोल सकते हो, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो उसको हम एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम भी बोल सकते हैं। ये भी एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी। और इसकी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी दोस्तों? वो आएगी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये मेरे पास इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी। अब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में मास 1 की वेलोसिटी को निकालना चाहूं, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर ये मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये कैसे आएगी दोस्तों? ये आएगी वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो v1 माइनस ये रख दीजिए m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सही है भाई? तो जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो ये मेरे पास बनेगा m2 इंटू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास बनेगी वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखोगे, मास 2 का अगर आप देखोगे तो वो बनेगा m1 इंटू v2 माइनस v1। अब आप खुद चेक करके देखना भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ मास 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब एक काम करते हैं, मोमेंटम निकालते हैं। तो टोटल मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे बताओ? टोटल मोमेंटम, अब इस बार मैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूं, ठीक है? तो वो बनेगा मोमेंटम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम प्लस मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। ये बनेगा भाई टोटल मोमेंटम। और इसको अगर आप करोगे तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से मास 1 का मोमेंटम अगर मैं निकालूंगा तो बनेगा m1 इंटू ये आ जाएगा भाई, तो उसकी जगह पे ये रख दो m2 इंटू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये बन गया। प्लस बताइए
मोमेंटम ऑफ मास 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो यहां पे इसको m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगेन m1 m2 इंटू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यहां पे ये हो जाएगा। सही है भाई। इस तरह से आप जो है टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करोगे और इसका जो आंसर आ रहा है वो आएगा 0। इसका मतलब है जो आपकी सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम होती है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम को देखते हो तो वो 0 अपने को नजर आता है, इसीलिए ये रेफरेंस फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 पार्टिकल के लिए बताया है, ऐसे आप मल्टीपल ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप हो सकता है कि आप इस तरह आप बहुत सारे पार्टिकल ले लो और सबको अगर आप उनका टोटल मोमेंटम निकाल रहे हो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उनके ऊपर, टोटल मोमेंटम अगर आप निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, तो वो 0 ही आएगा। ठीक है। इसीलिए ये रेफरेंस फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलिए काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को भी जरा एक बार देखते हैं। हालांकि मैंने 2 पार्टिकल के लिए बताया है, बट हम काइनेटिक एनर्जी को ये जो 2 पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम पे हमने कंसेप्ट बनाया ना, ये आपके लिए अगर 2 से ज्यादा पार्टिकल भी होते m1 m2 m3 अप टू mn, तो भी आपका जो टोटल मोमेंटम आता विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम वो 0 ही आता। ठीक है। वो अगेन 0 ही बनता भाई। ठीक है। चलिए अब एक कदम और आगे चलते हैं दोस्तों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से ये मेरी काइनेटिक एनर्जी थी। अगर 2 से ज्यादा पार्टिकल होते तो उनका इंडिविजुअल और ऐड करते चले जाते आप। ठीक है। तो अगर मैं सोचिए मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये मान लीजिए मेरे पास कोई रेफरेंस फ्रेम है आई कैप जे कैप, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम मान लो। ठीक है। और ये पॉइंट O फिक्स्ड है भाई। यहां पे कई सारे पार्टिकल हैं। ठीक है। कई सारे पार्टिकल हैं, सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है भाई। ठीक है। सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा with respect to ground reference frame, it comes out to be half summation of mi vi square I from 1 to n। सोचिए टोटल n पार्टिकल है, कैपिटल N पार्टिकल है, तो सबका हमने सम कर देना। vi क्या है बताओ जरा। vi इज वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ith पार्टिकल की स्पीड बोल दो आप। ठीक है। या वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में तो स्क्वायर होना है, तो स्पीड ही लेंगे उसमें। तो ठीक है। इस तरह से आप जो है काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से चीजों को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम यहां पे vi को देखते हैं। जो vi होगी, vi का मतलब ith पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, उसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप इस तरह से लिख सकते हो भाई, आपने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा है, तो vi को मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूं। ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगी बताओ। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, ध्यान रखना भाई, ओ के रिस्पेक्ट में ये तो बन जाएगा हाफ समेशन mi, और vi की जगह पे क्या कर देता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं भाई। ठीक है। इसका स्क्वायर ले लेता हूं i फ्रॉम 1 to n। ठीक बात है, इस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो बनेगा 1/2 समेशन mi, ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इस तरह का बनेगा भाई। एंड i फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा। अब चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये बनेगा, अच्छा यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान देना भाई, ये तो स्क्वायर है स्पीड का, बट यहां पे इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे ओपन कर रहे हो, तो वेलोसिटी है ना, ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर एडिशन है भाई, ध्यान देना, ये जो टोटल समय वेक्टर एडिशन है और फिर उसका स्क्वायर हो रखा है, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट में लिख लो ना, दिस डॉट दिस, उससे स्केलर बन जाएगा ना पूरा ये। ठीक है।
और उसके बाद जब आप ओपन करोगे तो ये बनेगा। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको फर्दर इसको अंदर लिखूंगा तो बनेगा 1/2 समेशन mi वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n प्लस 1/2 समेशन mi वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन, ये 2 और 1/2 कट जाएगा, mi इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास i फ्रॉम 1 to n। जरा देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से सही है। अब 2-3 चीजें हैं जिसको अपने को समझना है। सबसे पहले ये देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं अलग कर लेता हूं और इस mi को इसके साथ अटैच कर देता हूं। तो अगर मैं फर्दर इसको लिखूं, और ध्यान रखना ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई है ना, ये n पार्टिकल है यहां पे, उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। तो अब अगर मैं इसको निकालूं तो कैसे निकलेगा वो जरा देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं भाई। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको निकालूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम, इट कम्स आउट टू बी, ये क्या है बताओ जरा। ये तो आपकी हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जैसे देखो, अगर आप इसको देखोगे हाफ, इस हाफ को अंदर ले जाओ ना यार, हाफ mi VCM का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बताओ। इसमें VCM तो कांस्टेंट है ना, ये तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा हाफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो मेरे पास बाहर आ गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है। और mi पे समेशन लग जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया टोटल मास, कैपिटल M लिख देता हूं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये तो मेरे पास इस तरह से आप लिख दोगे। ये जरा देखो क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये है प्लस 1/2 mi vi cm का स्क्वायर। तो ये क्या है बताओ जरा, mi पार्टिकल है मेरा, ith पार्टिकल है मेरा, और ith पार्टिकल ही वेलोसिटी है, ith पार्टिकल की ही स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ith पार्टिकल की ही स्पीड का स्क्वायर है और ith पार्टिकल का ही मास है। तो आप इसको लिखोगे काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, ये बन जाएगी सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, बिकॉज आप देखो ना, जो ith पार्टिकल की जो वेलोसिटी मेजर की गई है वो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से मेजर की गई है, और ith पार्टिकल का ही मास हमने लिया है, और 1/2 भी यहाँ पे, और सबका सम करते जा रहे हो आप एनर्जीज का, इंडिविजुअल एनर्जीज का। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। प्लस बताइए, प्लस क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, जरा देखिए। VCM को मैं बाहर ले लेता हूं, VCM डॉट समेशन को अंदर ले जाता हूं और इसको लिख देता हूं mi वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या बन गया, तो मोमेंटम बन गया भाई, ठीक है। ये तो टोटल मोमेंटम हो गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में टोटल मोमेंटम हो गया इसका, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये तो जीरो है भाई, तो इसको तो आप खत्म ही कर दो, ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से जो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमारा जीरो होता है, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसको मैं खत्म कर देता हूं। तो आप ये कह सकते हो कि मेरे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम प्लस हाफ m मतलब टोटल सम, जितना भी सिस्टम के अंदर आप मासेस ले रहे हो उन सब का कैपिटल मतलब उन सब का सम कर दो, तो उसको मैं कैपिटल M लिख रहा हूं इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई है। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि कैसे आप दो काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हो। एक काइनेटिक एनर्जी वो जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और एक काइनेटिक एनर्जी वो जो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उनके बीच की हमारे पास एक रिलेशन आ गई है दोस्तों। अब ये जो हमने एनालिसिस किया, ये हमने n पार्टिकल के लिए किया। सोचिए कि ये सिस्टम है, उसके अंदर n मासेस हैं, तो
उन सब के लिए हमने इसको एनालाइज किया। अब एक काम करते हैं, एक स्पेशल केस लेते हैं इसका 2 पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये हमेशा ट्रू रहेगी, चाहे 2 पार्टिकल हो चाहे n पार्टिकल हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, मोमेंटम जो आएगा, जो टोटल मोमेंटम जो बनेगा p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो ऑलवेज आपका क्या रहेगा, 0। वो आपका ऑलवेज 0 रहेगा। सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम से मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इसी का एक स्पेशल केस लेते हैं फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चलिए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल देखते हैं भाई। तो इसमें हमारे पास 2 पार्टिकल हैं। ये इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी है भाई m1, और ये मेरा m2 है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है। और मैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम भी ले लेता हूं। ये मेरी i कैप है, ये मेरा मान लीजिए j कैप है, ये मेरा O पॉइंट है। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर की गई है, ठीक है। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा तो बनेगा v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या बनेगी, m1 v1 प्लस m2 v2, ये अभी अभी आपने देखा है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो बनेगा m2 इंटू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 और मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि जो सेकंड पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो बनेगी वो बनेगी m1 इंटू, अच्छा आई थिंक ये मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, एक बार चेक करो, नहीं ये ठीक है भाई, ये बन जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सही है जी, ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे कर सकते हो भाई आप। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा m1 इंटू, ये वैल्यू पुट कर दो भाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो बन जाएगा m1 m2 v1 माइनस v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और इसको मैं क्या लिखूंगा, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 को मैं म्यू लिख देता हूं। और ये क्या है बताओ, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको मैं v रिलेटिव लिख देता हूं, v रिलेटिव, ठीक है भाई। ये बन जाएगा मेरा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये v रिलेटिव क्या है, कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। ऐसे ही अगर मैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूंगा तो बनेगा m2 इंटू, ये बन जाएगा दोस्तों, और इसकी वैल्यू बनेगी m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई, आई थिंक ये बनेगा, इसको आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो ना भाई, बड़ा आसान है यार, m2 इंटू ये पुट कर दो ना तो ये बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू इंटू v रिलेटिव ही है ये, पहले में v1 माइनस v2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 था, अब यहां पे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है। इसका तो पुरानी वाले जो रिलेटिव वेलोसिटी उसी का नेगेटिव में ले लेता हूं, क्योंकि यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में लेके चल रहा हूं, तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी ये रिलेटिव वेलोसिटीज, ठीक है। तो यहां पे आप ये कह सकते हो, ठीक है, तभी तो सम आपका 0 बन रहा है ना, ठीक है, पॉइंट को समझिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल का। अब काइनेटिक एनर्जी में निकाल लेते हैं भाई। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, अगर मैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम अगर मैं देखना चाहूं तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, इट कम्स आउट टू बी
हाफ m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उसका स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, बल्कि स्पीड का स्क्वायर आप ये बोलिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं P1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन m1, एक बार चेक कर लो भाई, प्लस 1/2 मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन m2, एक बार चेक कर लो सही लिखा है क्या। और ये दोनों तो बराबर ही है, स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, डायरेक्शन तो रोल प्ले करेगी नहीं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 म्यू स्क्वायर v रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लिया ना, म्यू स्क्वायर v रिलेटिव का स्क्वायर होगा ना ये दोनों में, और 1/2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या है, अंदर है 1/m1 प्लस 1/m2, ये बन गया भाई। अब अगर मैं फर्दर इसको लिखूं तो बन जाएगा 1/2 म्यू स्क्वायर v रिलेटिव का स्क्वायर इनटू ये बन जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m1 m2, और ये है 1/म्यू, क्योंकि आपने म्यू जो है इसको बोला हुआ है, किसको, म्यू किसको बोला है बताइए, म्यू बोला है m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 को, तो उसी का तो उल्टा है ये। तो 1/म्यू हो गया तो एक म्यू यहां से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1/2 म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, v रिलेटिव का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई है टू पार्टिकल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हमने एक पिछले जो एनालिसिस किया था हमने n पार्टिकल सिस्टम का, उससे हमने एक रिलेशन निकाली थी, और वो रिलेशन कुछ इस तरह की थी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इट कम्स आउट टू बी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सही है भाई, यही था मेरे ख्याल से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। m मेरा टोटल मास था भाई, टोटल m जो अगर दो पार्टिकल ले रहे हो तो दो पार्टिकल में कैपिटल M क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और टू पार्टिकल के लिए ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है। तो 1/2 म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर कर दो प्लस 1/2 कैपिटल M मतलब m1 प्लस m2, क्योंकि दो पार्टिकल के, ये वैसे तो जनरलाइज थी बट कोई बात नहीं, दो पार्टिकल के लिए कर रहे हैं ना, तो टू पार्टिकल के लिए भी इसी एक्सप्रेशन का सहारा ले सकता हूं। इसमें मैं इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा टू पार्टिकल के लिए, क्योंकि टू पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास यही आई है ना, ठीक है। प्लस हाफ कैपिटल M की जगह m1 प्लस m2 कर सकते हो, या कैपिटल M पढ़ा रहने दो इसको, इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे और क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का टू पार्टिकल सिस्टम के लिए और n पार्टिकल के सिस्टम के लिए। तो n पार्टिकल के लिए तो ऑलवेज ये रहेगा, टू पार्टिकल के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये जो वैल्यू है ना ये आपकी कुछ इस तरह की बन जाएगी। म्यू की वैल्यू आप समझिए m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। अब चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जरा देखिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, उनको जरा देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कोलिजन की बताता हूं। अभी तो हमने बिफोर कोलिजन देखा ना, अब कोलिजन के बाद जरा देखते हैं ना, अब कोलिजन के बाद जरा देखते हैं कि क्या कहानी कैसी रहेगी, ठीक है। उसको भी जरा एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए जरा कोलिजन के बाद जरा सिचुएशन को समझते हैं। तो सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसको जरा देखते हैं भाई। तो इसमें हमारे पास ये दो पार्टिकल थे, सोचिए ये था मेरा V1 और ये था मेरा V2, और ये M1 था, ये M2 था। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद ये दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। तो दोनों में इंपैक्ट हुआ सोचिए, और इंपैक्ट होने के बाद दोनों सेम ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी मेरी सेम है टकराने के बाद। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले अगर आप देखें तो इनका पास एक काइनेटिक एनर्जी है भाई।
अगर मैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वैल्यू को आप कह सकते हो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। अब यहां पे देखिए, जैसे ये टकराए, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बदल गई है, इनकी वेलोसिटी बदल गई है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनकी वेलोसिटी अब जीरो हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि आप परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ले रहे हो ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी आएगी वो आपकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी उसी के बराबर रहेगी। ठीक है, बिकॉज जो आपका इंपैक्ट होगा वो तो इंटरनल फोर्स होगा ना, उससे मोमेंटम तो नहीं ना बदलेगा। भाई आपने ये पढ़ा है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम को अगर मैं कंजर्व करूं तो पहले मोमेंटम था m1 v1, फिर था m2 v2, यही था भाई, ये मेरा पहले मोमेंटम। और बाद में क्या मोमेंटम है? बाद में है दोनों मास इकट्ठे हो गए और इनटू आप v बोल दो। ठीक है, इनकी वेलोसिटी v मान लेता हूं। अब इस v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो v जो है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर ही तो आएगी। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम ये जीरो नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर ही है। और क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से ही देख रहे हो तो आपको ये स्टेशनरी नजर आएंगे, रुके हुए नजर आएंगे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और पहले काइनेटिक एनर्जी मेरी ये थी। तो पॉइंट को समझिए भाई कि किस तरह से इस चीज को हम सोल्व करेंगे। अगर ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से देखिए जो काइनेटिक एनर्जी आपको नजर आएगी वो क्या होगी, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, वी रिलेटिव में क्या होगा बताओ जरा, v1 माइनस v2 कर दो या v2 माइनस v1 कर दो, एक ही बात है। प्लस क्या बनेगा बताओ जरा, हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पहले है। ठीक है, ये पहले है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब आइए यहां पे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर मैं निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच इज जीरो। आफ्टर कोलिजन ये जीरो हो गया भाई। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर कोलिजन, और ये है काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिफोर कोलिजन, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को भी जरा देख लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा। और अच्छा एक चीज और देखिए, जो मोमेंटम है, मोमेंटम आपका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम यहां पे भी जीरो है और यहां पे भी जीरो है। मोमेंटम नहीं बदलेगा क्योंकि जो इंपैक्ट हो रहा है ना, जो कोलिजन हो रहा है वो तो इंटरनल फोर्स है ना यार, वो मोमेंटम को नहीं ना बदलेगा। ठीक है, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो तो मोमेंटम कोलिजन से पहले जीरो था, बाद में भी जीरो ही रहेगा मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले ये थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी आफ्टर कोलिजन, वो आपकी जीरो बनेगी। लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये पहले थी और ये बाद में थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए अब देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए चीजों को देखते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें जरा देखिए, इसमें मेरे पास ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, ये मेरे पास m1 है, ये m2 है, और ये मेरे पास v1 है, ये मान लीजिए मेरे पास v2 है। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो आएगी 1/2 म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, आफ्टर कोलिजन अगर मैं देखूं, आफ्टर कोलिजन अगर मैं देखूं, ये बिफोर कोलिजन था, अब आइए आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है
बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बराबर होगी। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि परफेक्टली कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 था, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन के बीच ही होता है, उनका एक रेशियो होता है, अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों के बीच, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो आपकी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो आपकी वही नजर आएगी, वी रिलेटिव, क्योंकि ये तो बदली नहीं ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरा 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो एक्सप्रेशन था उसमें आई थिंक ये था मेरे ख्याल से V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल डिवाइड बाई V1 इनिशियल माइनस V2 इनिशियल, आई थिंक ये था। तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का ही रेशियो है ना भाई, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एक ही बात है ना। तो ये तो रिलेटिव माइनस का फर्क है, बट मैग्नीट्यूड का देख रहे हैं ना हम, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना भाई। अब आइए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, तो इसको क्लियर रखिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम कैसे एनर्जी को देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मिनिमम एनर्जी की बात करूं तो मिनिमम एनर्जी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होगी, ध्यान रखिएगा। सोचिए पहले यहां पे कोई एनर्जी थी, वो ये एनर्जी थी, उसके बाद जब आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ले रहा हो तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जा रही है। इसका मतलब अगर मैं कोई ऐसा कोलिजन लूं जिसमें एनर्जी मिनिमाइज हो जाए तो वो कौन सा कोलिजन होता है? वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा जहां पे एनर्जी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, वो सेम रहेगा, और मोमेंटम तो खैर हम देख ही चुके हैं, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से इसका मोमेंटम 0 है, तो बाद में भी आपका 0 ही रहेगा। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए जरा देखिए, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, और सोचिए 2 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, 2 पार्टिकल सिस्टम है मेरे पास, एक मेरे पास M1 है और एक आपका M2 है। ये आपका V1 से मूव कर रहा है और ये आपका V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए 2 पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है। आपको दे रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इनकी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो आपको दे रखी है 10 जूल, एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 5 जूल, 15 जूल, माफ कीजिएगा 15 जूल, 15 जूल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। ये है बिफोर कोलिजन, ये आपका बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या है? आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपको दे रखी है 12 जूल। काइनेटिक एनर्जी 12 जूल दे रखी है आफ्टर कोलिजन। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आपको बतानी है भाई, वो क्या होगी, उसको हम जरा कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आपको यह भी बताना है कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी, यह भी आपको बतानी है। और आपको यह भी बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। ये कई सारे क्वेश्चन हैं जो अब आपको सोल्व करने हैं। तो कैसे करेंगे वो जरा देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दे रखी है एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। तो यहां पे एक रिलेशन हम जानते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम में हम बोलेंगे कि भाई जो 15 है हमारे पास, इट मस्ट बी इक्वल टू 10। जो 10 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है। कोलिजन से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर हम यहां पे कर देंगे, और 1/2 म्यू वो 10 के बराबर आएगा। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा, हाफ कैपिटल M V सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है भाई। इस तरह का हमारे पास ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां से आप ये कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी हाफ कैपिटल M V सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये जो है ये 5 जूल आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कोलिजन चाहे कैसा भी हो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन, आप ये कह सकते हो कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा,
मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है। और अगर मैं मोमेंटम को कंजर्व कर दूं तो क्या मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम रहेगी क्या, ये मुझे देखना है कि मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी या नहीं रहेगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करें कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मेरी सेम रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम जानते हैं कि बिफोर कोलिजन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा तो बनेगी m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो होगी m1v1 प्राइम लिख लेता हूं चलो, m2v2 प्राइम, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये होगी भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन मेरे पास ये वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन ये है। अब इंटरेस्टिंग क्या है जरा देखिए, देखते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, कोई जनरल मैं इलास्टिक कोलिजन ले रहा हूं उसके लिए बता रहा हूं। अब ये देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो इनका डिनोमिनेटर तो बराबर है ही। अब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर तो मोमेंटम को दिखा रहा है। ये टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, न्यूमरेटर वाली, डिनोमिनेटर वाली भी वैल्यू बराबर हो रखी है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी, चाहे वो किसी भी तरीके का कोलिजन हो, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, या फिर एक सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन हो, आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों ही सेम रहेंगे। ये बिफोर कोलिजन 5 है तो आफ्टर कोलिजन भी 5 ही रहेगा। आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी दे रखी है 12 जूल। तो इस 12 जूल में से आपका एक तो बन जाएगा 1/2 म्यू v रिलेटिव आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का उसका स्क्वायर हो गया प्लस 5, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये वही रहेगा। ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके, टोटल मास m1 प्लस m2 ही रहेगा और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आपकी चाहे कैसा भी कोलिजन हो वो नहीं बदलेगी। तो वो आपकी u की 5 आ गई। तो यहां से अगर मैं ये निकालूं, कैलकुलेट करूं तो क्या बनेगी बताओ, ये बनेगी हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ, 12 माइनस 5 7। तो यहां से v रिलेटिव हमने निकाल ली है और वो आएगी 14 बाई म्यू का रूट आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन अगर मैं v रिलेटिव निकालूं, यहां से बिफोर कोलिजन v रिलेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो v रिलेटिव बिफोर कोलिजन इज 20 बाई म्यू का रूट। ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है रिलेटिव वेलोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो अगर मैं देखूं तो, और मैग्नीट्यूड ले लेता हूं क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो बनेगा √14/20। ये मेरे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ गई है। ई की वैल्यू हमें पता चल गई है यहां से, ठीक है। अब आइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, तो वो आप निकाल सकते हो यहां से, वो 7 आ रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, नॉट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7 जूल। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये आएगी हमारे पास 7 जूल, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने निकाल लिया। अब आइए दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें टोटल m की जरूरत पड़ेगी भाई। तो आपको m1 m2 तो दे नहीं रखा, ठीक है। अगर ये दे रखा होता तो हम इसकी निकाल देते। वैसे मैं अगर m1 m2 की टर्म्स में मैं निकालूं तो ये बनेगी 10 डिवाइड बाई कैपिटल M का रूट। कैपिटल M क्या है, दोनों का सम है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे और देखते हैं कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में वेरिएबल मास को लेके आएंगे अब हम, ठीक है। तो उसको जरा देखते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होगा, तो उसको भी जरा सीखते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।